प्राचीन भारत का पहला महान साम्राज्य आखिर ये बना कैसे? इस विश्लेषण में हम मौर्य साम्राज्य के उदय और उसके जबरदस्त बदलाव की रोमांचक कहानी की पड़ताल करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस विशाल साम्राज्य के बनने की कहानी में हम कहां-कहां से गुजरेंगे। शुरुआत होगी मगध के उदय से, फिर देखेंगे विदेशी हमलों का क्या असर हुआ, चंद्रगुप्त के एकीकरण की कहानी जानेंगे, सम्राट अशोक के महान बदलाव को समझेंगे और आखिर में इस विशाल साम्राज्य के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर का विश्लेषण करेंगे। हमारी कहानी मौर्य साम्राज्य से भी पहले शुरू होती है। हम मगध के शक्तिशाली राज्य से शुरू करेंगे, जो उस समय का एक बड़ा पावर सेंटर था। यहीं पर एक के बाद एक राजवंशों ने वो नींव रखी जिस पर आगे चलकर भारत का पहला महान साम्राज्य खड़ा हुआ। ये टाइमलाइन दिखाती है कि सत्ता कितनी तेजी से एक राजवंश से दूसरे के हाथ में जा रही थी। इसका अंत हुआ नंद वंश के साथ, जिन्होंने एक बहुत बड़ा साम्राज्य तो बनाया, लेकिन उनकी कठोर टैक्स नीतियों और दमनकारी शासन ने उन्हें जनता के बीच बेहद नापसंद बना दिया, जिससे एक विस्फोटक स्थिति पैदा हो गई। सोचिए, नंद साम्राज्य की सेना इतनी ताकतवर थी कि उसने सिकंदर महान की विश्व विजयी सेना को भी आगे बढ़ने से रोक दिया था। लेकिन अपनी बाहरी ताकत के बावजूद साम्राज्य अंदर से खोखला हो रहा था। आखिरी नंद राजा धननंद ने अपनी प्रजा पर इतने भारी टैक्स लगाए कि वो बहुत ज्यादा अलोकप्रिय हो गया, जिससे बगावत के लिए जमीन तैयार हो गई थी। अब जब भारत के अंदर ये राजनैतिक उथल-पुथल चल रही थी, तभी पश्चिम से नई ताकतें दस्तक दे रही थीं। आइए देखें कि कैसे फारस और ग्रीस के हमलों ने इस क्षेत्र के इतिहास की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। फारस का असर सिर्फ एक सैन्य जीत तक ही सीमित नहीं था। इसने तो भारत को एक तरह से दुनिया से जोड़ दिया, जिससे व्यापार और संस्कृति का एक नया गलियारा खुला। इसी के साथ खरोष्ठी जैसी नई लिपियां और नए विचार इस इलाके में आए, जिससे यहाँ का समाज और भी समृद्ध हुआ। फारसी साम्राज्य को रौंदने के बाद मैसेडोनिया का सिकंदर अपनी सेना के साथ भारत की ओर बढ़ा, लेकिन यहाँ उसका सामना किसी एक बड़े साम्राज्य से नहीं, बल्कि कई छोटे-छोटे और बटे हुए राज्यों से हुआ। इसने इतिहास के सबसे बड़े टकरावों में से एक के लिए मंच तैयार कर दिया। और सिकंदर के हमले के सामने भारतीय राजाओं का रवैया बिल्कुल बंटा हुआ था। जहां आम्भी जैसे शासकों ने बिना लड़े ही घुटने टेक दिए, वहीं पुरुष जैसे शूरवीरों ने जमकर मुकाबला किया। भले ही पुरुष युद्ध हार गए, लेकिन उनकी बहादुरी ने सिकंदर का दिल जीत लिया और उसने हार के बाद भी उनका सम्मान किया। इन विदेशी हमलों और नंदों के कमजोर शासन ने उत्तर भारत में एक खालीपन, एक पावर वैक्यूम बना दिया था। और इसी उथल-पुथल के बीच से एक नई ताकत का उदय हुआ, जिसने भारत को पहली बार एक झंडे के नीचे एकजुट किया। ये था शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य। अब सवाल ये है कि हमें इस महान साम्राज्य के बारे में पता कैसे चलता है? देखिए, हमारी जानकारी किसी एक किताब से नहीं आती, बल्कि ये 3 अलग-अलग नजरियों का एक कमाल का संगम है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जो हमें शासन कला सिखाता है, मेगस्थनीज की इंडिका, जो एक विदेशी की आंखों से भारत को दिखाती है, और खुद सम्राट अशोक के शिलालेख, जो हमें उनके विचारों और नैतिक कोड से सीधे रूबरू कराते हैं। और इस मौके को भुनाया एक नौजवान और महत्वाकांक्षी लीडर चंद्रगुप्त मौर्य ने। अपने जीनियस सलाहकार चाणक्य के मार्गदर्शन में उन्होंने न केवल अत्याचारी नंद वंश को उखाड़ फेंका, बल्कि एक बटे हुए उपमहाद्वीप को एकजुट करके इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। चंद्रगुप्त की प्रतिभा सिर्फ अंदरूनी दुश्मनों को हराने तक ही सीमित नहीं थी। उन्होंने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को हराकर और एक विवाह संधि के जरिए गठबंधन बनाकर साम्राज्य की पश्चिमी सीमाओं को भी हमेशा के लिए महफूज कर लिया। चंद्रगुप्त ने तो साम्राज्य की नींव रख दी, पर इसकी असली पहचान मिली उनके पोते अशोक के दौर में। और अशोक की कहानी सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं है, ये तो विश्व इतिहास के सबसे बड़े और नाटकीय व्यक्तिगत बदलावों में से एक है। वैसे अशोक के आने से पहले भी मौर्य दरबार का दुनिया से अच्छा खासा कनेक्शन था। एक बड़ा मजेदार किस्सा है कि कैसे अशोक के पिता बिंदुसार ने यूनानी राजा से एक दार्शनिक, एक फिलोसोफर खरीदने को कहा। यूनानी राजा का जवाब था, हमारे कानून हमें बुद्धिजीवियों को बेचने की इजाजत नहीं देते। ये घटना दोनों साम्राज्यों के बीच गहरे सांस्कृतिक और राजनैतिक संबंधों को दिखाती है।
अपने शुरुआती दिनों में अशोक बिल्कुल अपने दादा चंद्रगुप्त की तरह ही एक क्रूर और महत्वाकांक्षी विजेता थे। उनका बस एक ही लक्ष्य था, बल के प्रयोग से साम्राज्य का विस्तार करना और अपनी शक्ति को मजबूत करना। उस समय उन्हें चंड अशोक यानी क्रूर अशोक के नाम से भी जाना जाता था। कलिंग पर विजय अशोक की सबसे बड़ी सैन्य उपलब्धि होनी चाहिए थी, लेकिन उस युद्ध के मैदान में हुए खून खराबे और तबाही ने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया। ये जीत उनकी उपलब्धि नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा बन गई, जिससे उनके अंदर एक गहरा नैतिक संकट पैदा हो गया। और इसी संकट से एक नए अशोक का जन्म हुआ। उसने भेरी घोष यानी युद्ध के नगाड़े की नीति को छोड़ दिया और अपनाया धम्म घोष यानी धर्म और नैतिकता के प्रसार का रास्ता। अब जीत तलवार से नहीं, बल्कि दिलों को जीतकर हासिल की जानी थी। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि अशोक का धम्म कोई नया मजहब नहीं था, बल्कि ये सहिष्णुता, शांति और सामाजिक जिम्मेदारी का एक नैतिक कोड था। अपने संदेश को हर इंसान तक पहुंचाने के लिए उन्होंने खास अधिकारी नियुक्त किए और इसे पूरे साम्राज्य में खंभों और चट्टानों पर खदवाया, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसे पढ़ सकें। लेकिन सवाल ये है कि इतना बड़ा, इतना विविध साम्राज्य आखिर चलता कैसे था? चलिए अब जरा उस परिष्कृत प्रशासनिक ढांचे पर नजर डालते हैं जिसने इन सबको एक साथ जोड़कर रखा था। देखिए, मौर्य प्रशासन सिर्फ कुछ नियमों का एक सेट नहीं था। ये सप्तांग सिद्धांत पर आधारित था, जिसे कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में दिया था। यह सिद्धांत राज्य की तुलना एक जिंदा शरीर से करता है, जिसके 7 सबसे जरूरी अंग होते हैं और सभी का ठीक से काम करना जरूरी है। तो राज्य के ये 7 अंग थे: राजा, मंत्री, क्षेत्र, किला, खजाना, न्याय प्रणाली और विदेशी सहयोगी। इनमें से किसी एक के भी कमजोर होने का मतलब था पूरे साम्राज्य का कमजोर होना। ये वाकई एक अविश्वसनीय रूप से संतुलित और व्यापक दृष्टिकोण था। अच्छा, इतने बड़े साम्राज्य पर शासन करने के लिए राजा को हर चीज की खबर होनी चाहिए थी, और इसके लिए उनके पास था एक बहुत ही परिष्कृत खुफिया नेटवर्क। इसमें संस्था यानी एक जगह टिककर जासूसी करने वाले, और संचार यानी घूमने वाले जासूस, दोनों ही राजा की आंख और कान के रूप में काम करते थे और उसे जनता की राय से अवगत कराते थे। लेकिन जैसा कि हर बड़े साम्राज्य के साथ होता है, मौर्य साम्राज्य का भी अंत हुआ। अशोक की मृत्यु के बाद कमजोर उत्तराधिकारियों, विशाल साम्राज्य को संभालने में आने वाली मुश्किलों और अंदरूनी बगावतों के कारण ये धीरे धीरे बिखर गया। अंत में 187 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य राजा की हत्या के साथ भारत के इस पहले महान शाही प्रयोग का अंत हो गया। मौर्य कहानी हमें शक्ति और विरासत की प्रकृति के बारे में एक शक्तिशाली सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या किसी साम्राज्य की सबसे बड़ी ताकत उसकी सेनाओं में निहित है या उसके आदर्शों में?